लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट होता है। जो राइबोसोम है उसको सबसे पहले जॉर्ज पैलेट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1953 में डिस्कवर किया था, ठीक है। तो राइबोसोम जो है ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जॉर्ज पैलेट ने 1953 में डिस्कवर किया था, जो कि आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। एंड ये सेल के बेसिस पे दो तरह का होता है, जैसे कि हमारी सेल दो तरह की होती है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। ये भी उस हिसाब से दो तरह का होता है। यूकैरियोटिक सेल में ये 80S होता है और प्रोकैरियोटिक सेल, तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना उसमें हमारा जो राइबोसोम होता है 80S होता है, ठीक है, जिसकी दो सब यूनिट होती है, एक होती है 60S और एक होती है हमारी 40S। 40 है ये 40S। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है जिसकी दो यूनिट होती है, ठीक है, एक होती है 50S और एक होती है 30S, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये चीज होती है कि यहाँ पे S क्या है, जो हम एस पढ़ रहे हैं, 60S पढ़ रहे हैं, 40S पढ़ रहे हैं, 50S पढ़ रहे हैं इसके अंदर, तो ये क्या है, तो जो हमारा S होता है वो हमारा होता है स्वेड बर्ग्स यूनिट, ठीक है। S4 क्या होता है, स्वेड बर्ग यूनिट होती है, जो कि हमारा क्या होता है, एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, जो कि क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि S4 क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो इसका काम होता है कि ये आपकी मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को राइबोसोम के, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मेनली जो क्वेश्चन आएगा एस पे आएगा कि एस का नाम क्या है और उसका फंक्शन क्या है। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो मेजर करता है ना ये इनडायरेक्टली मेजर करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज, ठीक है। अब ये एक राइबोसोम टॉपिक खत्म हो गया है, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। तो ये हमारा क्या होता है, साइटोस्केलेटन ये होता है हमारा इलोबरेटेड, तो ये हमारा होता है इलोबरेट नेटवर्क, नेटवर्क फिलामेंटस, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इलोबरेट का मतलब फैला हुआ है, एक नेटवर्क है जिसके अंदर आपकी क्या प्रेजेंट है, फिलामेंटस और प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि आपका किससे बना होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्लस माइक्रो फिलामेंट प्लस इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये क्या बनाता है आपका, साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं ये तीनों मिलके, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपका क्या कराता है, मैकेनिकल
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है और मेंटेन करता है सेल के शेप एंड साइज को। तो इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है, मेंटेन सेल शेप एंड साइज। ठीक है, अब ये खत्म हो गया है साइटोस्केलेटन। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो जो मेनली जो सीलिया और फ्लैजिला होता है ना, जो सेल की सरफेस होती है, तो उससे हेयर लाइक ग्रोथ स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसको हम सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। और इनका मेन फंक्शन जो होता है ना, वो सेल को मूवमेंट प्रोवाइड कराना होता है। मूवमेंट या लोकोमोशन जिसको बोल सकते हैं, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो प्रोसेस है उसको कराता है ये, ठीक है। तो जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ना, उन दोनों का काम मूवमेंट होता है। अब ये है कि ये तो हम समझ गए कि दोनों मूवमेंट करा रहे हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, डिफरेंस ये है कि ये स्मॉल होता है और ये लार्ज होता है, ठीक है। जैसे कि जब हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे सेल वॉल का, तो हमने पढ़ा था कि उसमें एक स्ट्रक्चर निकला है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये भी डिफरेंस कर सकते हैं कि जो सीला होते हैं वो मल्टीपल होते हैं और फ्लैजिला जो होते हैं वो 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं या फिर 8 भी हो सकते हैं। पर जो सीलिया होते हैं वो आपके मल्टीपल होते हैं। जैसे कि एक आपकी सेल है, तो बहुत छोटे छोटे से क्या निकले होते हैं, हेयर लाइक ग्रोथ स्ट्रक्चर निकले होते हैं, जिनको हम सीलिया बोलते हैं। और जैसे कि आपका फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, तो उससे एक ऐसा निकला होगा। कभी कभी ये दोनों साइड में निकले होते हैं, कभी ऐसा होता है कि एक सेल में ही एक जगह पे 2 निकले होते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरी सेल में ऐसे करके जैसे कि सीलिया होते हैं वैसे नहीं होते, और दोनों का काम क्या है, मूवमेंट का काम है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे हेयर ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये ना यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में होंगे, पर ये दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये होता है कि जो कोर स्ट्रक्चर होता है हमारा सीलिया और फ्लैजिला का, उसको हम एक्सोनिम बोलते हैं, ठीक है। कोर स्ट्रक्चर मतलब जो मेन स्ट्रक्चर होता है सीलिया और फ्लैजिला का, उसको हम एक्सोनिम बोलते हैं। जो कि आपका 9+2 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये एक्सोनिम क्या होता है, दूसरा ये आपके 9+2 के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है। अभी जब हम इसका जो स्ट्रक्चर है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है। जिसमें 2 फ्यूज्ड ट्यूब्यूल्स अरेंज इन रिंग अराउंड 2 central single microtubules, ठीक है। तो अभी जो हम डायग्राम पढ़ेंगे अच्छे से क्लियर हो। ये आपका साइटोस्केलेटन का डायग्राम है, जिसमें ये जो एरिया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और हमने जो पढ़ा था कि जो हमारे एक्सोनीम होते हैं वो किस में होते हैं, 9+2 के उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जो ये हमारे स्पाइक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे कितने 9 और +2, तो उसके अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं।
जो ये हमारी शीट होती है इसको हम सेंट्रल शीट बोलते हैं, और जो दो उनको जोड़ते हैं हमारे, उनको हम इंटरडबलेट ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पेरिपेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, कि हमने बोला ना जो साइटोस्केलेटन है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, और ये आपके डबल उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो तो हमारे दो तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, एक तो पेरिपेरल और एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपके 9+2 रेशो का मतलब है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो 9 है और जो सेंट्रल है वो 2 है, तो जिसका जो अरेंजमेंट है वो 9+2 के फॉर्म में है। और आपस में जो ब्रिज जोड़ रहा है उसको हम इंटरडबलेट ब्रिज बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो कि बाहर निकला हुआ, इसको हम बोलते हैं रेडिकल स्पोक। ठीक है, तो मेन जो काम है साइटोस्केलेटन, सॉरी, जो मतलब हमारा जो सीलिया और फ्लैजेला का काम है मेनली वो मूवमेंट का है, तो इसका ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, फिर दो सेंटर में प्रेजेंट थे, इनको हम सेंट्रल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो आपस में एक ब्रिज के थ्रू अटैच थे। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब हमारा साइड सीलिया फ्लैजेला खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारा सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है। तो जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजिंग दी माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड रेगुलेट दी सेल साइकिल। तो ये जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे ना तब वहां पे काम आता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम क्या करता है, हमारा ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को और सेल साइकिल को रेगुलेट, मेनली किसमें, स्पेशली इन सेल डिवीजन में। जो हमारा सेंट्रियोल्स होता है, हमने जब डिफरेंस पढ़ा था प्लांट और एनिमल सेल में, तो हमने पढ़ा था कि सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब डिफरेंस पढ़ते हैं कि जो हमारे सेंट्रियोल्स है और सेंट्रोसोम्स में क्या डिफरेंस है। सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, तो ये जो होता है हमारा सेंट्रोसोम, ये आपका मेन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स का। ठीक है, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इन सेंट्रोसोम्स में। तो ये क्या होता है, हमारा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है कि जो कि सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होता है। मतलब ये है कि जो सेंट्रोसोम है वो क्या है, आपका मेन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और जो सेंट्रियोल्स है वो सेंट्रोसोम का ही क्या है, पार्ट है। तो ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेंट्रोसोम है वो किससे मिलकर बना होता है, टू सेंट्रियोल्स प्लस पीसीएम। अब पीसीएम क्या होता है, तो पीसीएम क्या होता है, पेरी सेंट्रियोल मटेरियल, बेसिकली प्रोटीन। ठीक है, तो जो पेरीसेंट्रियोल मटेरियल होता है वो आपका क्या होता है, एमॉर्फस प्रोटीन होता है। सेकंड डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, ये किससे मिलके बना, ये आपका 9 ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस है फंक्शन पे। इसका फंक्शन क्या है,
इसका काम है ऑर्गेनाइज्ड स्पिंडल फाइबर्स, और इसका फंक्शन क्या है? फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, तो सेंट्रोल सेंट्रोसोम में जो डिफरेंस है वो कि जो फ्लैजिल वो जो सेंट्रोस है वो सेंट्रोसोम का पार्ट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा न्यूक्लियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस को हम डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 80 रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, जब उसको हम बेसिक डाई से स्टेन करते हैं तो हमें क्रोमेटिन दिखाई देता है। ठीक है, जो क्रोमेटिन होता है वो हमारा क्या है? वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब मेन चीज ये है कि जो सेल होती है वो डिवाइड करती रहती है। ठीक है, तो जो हमारा न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर हमें पूरा अपना जेनेटिक मटेरियल देखना है फैला हुआ, तो हम कौन सी फेस में देखते हैं? तो हम इंटरफेस में देखते हैं। इंटरफेस में हमारा जो जेनेटिक मटेरियल वो एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट होता है। ठीक है, जो जो इंटरफेस होती है उसमें हमारा न्यूक्लियस डिवाइडिंग फेस में नहीं होता। तो इसमें हम आसानी से क्या देख सकते हैं? जेनेटिक मटेरियल को आसानी से देख सकते हैं। तो हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेटेड न्यूक्लिक प्रोटीन फाइबर कोल्ड क्रोमेटिन। तो सेल का जितना जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो जब हम इंटरफेस में देखते हैं तो सारा जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो फैला हुआ होता है। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो एक्सटेंडेड है, पूरा फैला हुआ है, इलोबरेट है, यानी कि हम उसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? हम उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। और जब ये क्रोमेटिन मटेरियली कंडेंस हो जाता है, एक साथ इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम फिर डीएनए का फॉर्म बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं फिर जब वो कंडेंस हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका क्रोमोसोम। फिर एक छोटी सी टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है, जो कि आपकी एक्टिव साइट होती है, जो हमारी होती है साइट फॉर एक्टिव राइबोसोम एंड आरएनए सिंथेसिस की। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, जिसका काम क्या है? हमारा राइबोसोम को एक्टिवेट वो करना और आरएनए सिंथेसिस करना। और हर जो सेल होती है ना, सभी सेल की खास बात ये होती है, सभी सेल में क्या होता है? एक ही न्यूक्लियस होता है। मेनली जो होता है क्या होता है? मेनली वन न्यूक्लियस होता है। बट कुछ सेल जैसे कि आरबीसी एंड सीव सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
जिसमें हमने पढ़ा था अभी कि कंडेंस जो हमारा क्रोमेटिन होता है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था अभी कि कंडेंस जो हमारा क्रोमेटिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। मैंने बताया था जैसे ये आपका सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही सेल डिवाइड करने लगी, ठीक है, डिवाइड करना शुरू हुआ तो ये आपका जो क्रोमेटिन है ये क्या होने लगा, गाढ़ा होने लगा, एक दूसरे से जुड़ने लगा, ठीक है। जैसे बिखरा हुआ पड़ा था, बिखरा ना होके इकट्ठा होने लगा, उस चीज को हमने क्या बोला, उसको हमने क्रोमोसोम बोला, ठीक है। तो कंडेंस जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है हमारी सेल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो जो हमारा क्रोमोसोम है वो कब दिखाई देता है हमें, डिवाइडिंग सेल में दिखाई देता है। जब हम जेनेटिक पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम का और अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है जिसको हम स्टोन बोलते हैं। तो हिस्टोन जो होता है ना वो क्रोमेटिन प्लस प्रोटीन, वो मिलके क्या बनाते हैं, हिस्टोन बनाते हैं। क्रोमेटिन प्लस जो बॉडी सेल के अंदर प्रोटीन होता है उसको हिस्टोन बोलते हैं। ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब जो हमारा हमारा जो क्रोमोसोम होते हैं बॉडी के अंदर वो टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो ये कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। मेनली जो बात कर रही हूं मैं वो कह रही हूँ 23 पेयर्स की, ठीक है। यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में, 46, ठीक है। जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो शरीर के हमारी बॉडी में पेयर के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। कि एक जैसे कि मान ले ये 1 क्रोमोसोम है तो उसके साथ एक और होगा तो ये दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसलिए हम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोल रहे हैं। टोटली हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेयर में बताओ कि कितने पेयर है, तो पेयर में हमारे कितने हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है और टोटल कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। दूसरी क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कि अब हमने बात की 23 पेयर्स की, तो 23 पेयर्स में हमारे 22 तो होते हैं ऑटोसोम्स और जो हमारा 23rd होता है, मतलब ठीक है, 23rd जो होता है ये 22 तो हो गए ऑटोसोम्स और जो 23rd है, ठीक है, वो हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल और फीमेल में वेरी करता है। जो कि फीमेल में होता है XX, ठीक है, और जो मेल होता है उसमें होता है XY। अब हम पढ़ते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोसोम्स, ठीक है। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ लेते हैं। जो हमारा क्रोमोसोम होता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे आकार का होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में जो दो ये आर्म दिख रही है आपको, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटाइड, ठीक है। तो जो ये दो क्रोमेटाइड ऊपर की और जो दो क्रोमेटाइड नीचे की, ये आपस में आके यहाँ पर फ्यूज कर देती है, ठीक है। फ्यूज मतलब जुड़ जाती है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाइटोकोर बोलते हैं, ठीक है। इसका काम कहाँ है, सेल डिवीजन में। जब सेल डिवाइड होती है तो ये क्रोमोसोम को डिवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, और जो हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम जो है उसका क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ पोजीशन, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम की पोजीशन पे क्रोमोसोम जो है वो 4 तरह के होते हैं।
पहला होता है आपका मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सबसेंट्रिक, थर्ड एक्रोसेंट्रिक, फोर्थ होता है टिलोसेंट्रिक। ठीक है, जो हमने बेसिक जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने ये पढ़ा था कि जो सेंट्रोसोम है आपका, सेंट्रोमियर, ठीक है, जो हमारा जो सेंट्रोमियर होता है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका मिड में प्रेजेंट होता है। अगर सेंट्रोसोम मिडिल में प्रेजेंट होगा तो उसको हम मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अगर आपका जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा आपका अगर मिडिल से थोड़ा दूर प्रेजेंट हो, ठीक है, एक साइड के पास हो और दूसरी साइड से थोड़ा दूर हो, तो उसको हम सब सेंटरिंग बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारा क्रोमोसोम है, देखो ये यहाँ पे जाके प्रेजेंट हो गया, तो एक साइड से क्या हो गया, दूर हो गया, दूसरी साइड के क्या हो गया, पास हो गया। तो इस कंडीशन में जो एक आर्म है वो क्या हो जाएगी, आपकी छोटी हो जाएगी, तो ये स्मॉल आर्म हो जाएगी, ये आपकी एक के कंपैरिजन में लार्ज आर्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो हम इस स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि दोनों आर्म जो है क्रोमोसोम की क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर सेंट्रोमियर जो है आपका, अगर वो एक आर्म के तो पास हो गया और एक आर्म के दूर हो गया, तो वो कौन सा कंडीशन कहलाती है, सब सेंट्रिक कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आर्म के तो पास हो गया आपका क्या, सेंट्रोमियर, ठीक है, और दूसरी आर्म से क्या हो गया, दूर हो गया, सेकंड आर्म से क्या हो गया आपका, दूर हो गया, तो एक आर्म छोटी हो जाती है और दूसरी आर्म लार्ज हो जाती है। अब जो एक्रोसेंट्रिक होता है उसमें भी क्या होता है, ये आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक में जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो एक आर्म के तो बहुत ज्यादा पास हो जाता है और एक आर्म से, जो हमारा सेंट्रोमियर है वो एक आर्म के तो बहुत ज्यादा पास हो जाता है और एक आर्म से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक आर्म आपकी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, एक्सट्रीमली छोटी हो जाएगी, एक्सट्रीमली स्मॉल, और दूसरी आर्म आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, एक होता है हमारा टीलोसेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक में क्या होता है हमारा, टर्मिनल सेंट्रोमियर। ठीक है, अब हमने ये समझ तो लिया है, अब एक बार हम इसका क्या करेंगे, हम इसकी पिक्चर भी देख लेते हैं बुक वाली। ये हमारी बुक वाली पिक्चर है जिसमें क्या है, ये आपका एक क्या है, मेटासेंट्रिक, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, जो और जो ये वाला है, ये कौन सा है हमारा, क्योंकि थोड़ा सा एक आर्म की तरफ जा रहा है, एक आर्म से दूर है, तो ये हमारा कौन सा है, सब सेंटर। ये है कि एक आर्म के तो बहुत ज्यादा क्लोज चला गया, दूसरे आर्म से बहुत ज्यादा दूर चला गया, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा एक्रोसेंट्रिक। दूसरे वाले में क्या हुआ कि बिल्कुल ही टर्मिनल में आ गया है, तो ये हमारा क्या है, यह है हमारा टीलोसेंट्रिक। ठीक है, बोलते हैं। तो अब पढ़ते हैं सैटेलाइट की डेफिनेशन पर। तो ये क्या है कि कुछ क्रोमोसोम पे क्या होता है आपका, सेकेंडरी रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, नॉन स्टेनिंग री नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी रिकंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है, इस पे वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि कुछ कुछ क्रोमोसोम में एक हमारी सेकंड कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन मतलब नया बनना। तो एक कंस्ट्रक्शन, हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ग्रोथ दिख रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, और वो एक आपकी कांस्टेंट लोकेशन पे होती है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी किसी और जगह निकल रहा है या कभी दूसरी जगह बन रही है वो ग्रोथ, ऐसा नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक होता है माइक्रो बॉडीज। ये आपका मेम्ब्रेनस बाउंड वेसिकल्स होता है, जिसके अंदर वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके माइक्रोबॉडीज होती हैं, मेम्ब्रेनस बाउंड वेसिकल्स, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, और ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल। यहाँ पर आपका जो सेल चैप्टर है, सेल और उसके ऑर्गेनेलीज, वो खत्म हो गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कुछ डिस्कस करूंगी, और पहले मतलब एक टेस्ट सीरीज की फॉर्म में दे दूंगी क्वेश्चंस, फिर आप सॉल्व करना, फिर उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिवीजन। ठीक है।